दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 19 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। भेल ने निर्मित किया है कोयले से मेथेनॉल संयंत्र, कहाँ पे? हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला भेल द्वारा निर्मित कोयला टू मेथेनॉल पायलट प्लांट यह है जो राष्ट्र को समर्पित किया है केंद्र सरकार ने। इसकी क्षमता 0.25 TPD और यह सीटीएम प्लांट वर्तमान में उच्च राख वाले कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। गैसीकरण मार्ग के माध्यम से उच्च राख वाले भारतीय कोयले का मेथेनॉल में रूपांतरण भारत में अपनी तरह का पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी है। मिसेज अमेरिका शाइलिन फोर्ड बनी मिसेज वर्ल्ड 2022। मिसेज वर्ल्ड मतलब जो शादीशुदा महिलाओं का ये प्रतियोगिता होता है, तो मिसेज अमेरिका थी शाइलिन फोर्ड, ये मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है। तो मिसेज अमेरिका शाइलिन फोर्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी। वह ग्रैनविल ओहायो की रहने वाली हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट, यह इवेंट जनवरी 2022 में लास वेगास नेवाडा अमेरिका में हुआ। मिसेज इंडिया नवदीप कौर ने अमेरिका के लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड जीता। किसने? जो नवदीप कौर भारत की तरफ से जो मिसेज इंडिया गई थी इस प्रतियोगिता में शामिल होने। हालांकि ये प्रतियोगिता जीतने में सफल नहीं हुई, लेकिन इनको बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का वहां पर खिताब दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में सुमित भाले ने जीता स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में महाराष्ट्र के एक युवा लावड़ी कलाकार सुमित भाले ने दुबई में, यूएई के दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। वह महाराष्ट्र के फुलबाड़ी जिले के पाथरी की रहने वाली हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ढोलकी की थाप पर किया जाता है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जारी की इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जारी की इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने इस नाम की रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, यह बताती है कि कैसे कुछ व्यक्तियों के पास धन जमा होता है और बाकी लोग कष्ट और गरीबी में रहते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद से दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों ने अपनी संपत्ति दोगुनी कर ली है, जबकि 99% लोगों की आय कम हो गई है। ये आपकी मुख्य परीक्षा में थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। असमानता हर दिन कम से कम 21,000 लोगों की जान लेती है। असमानता जो इनइक्वलिटी है कम से कम 21,000 लोगों की जान लेती है प्रतिदिन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2022 में 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी वैश्विक बेरोजगारी, ये ILO ने कहा है। तो एक महत्वपूर्ण ये भी फैक्ट आपको यहाँ पर प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन होने का अनुमान लगाया है, जो 2019 की तुलना में लगभग 21 मिलियन अधिक है। 2022 में काम किए गए कुल घंटे उनके पूर्व महामारी के पहले वाले स्तर से लगभग 2% कम या 52 मिलियन पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की कमी का अनुमान लगाया गया है। यह विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया था, जिसे 17 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। अनुमान है 207 मिलियन बेरोजगारी इस समय बेरोजगार विश्व भर में है। कितने? 207 मिलियन, बड़ी संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो सबसे पुराने दोस्त जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी संस्था यह है। इस संगठन को वर्ष 1919 में संयुक्त राष्ट्र के भी पहले वर्साई की संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो कि इस विश्वास के साथ गठित किया गया था कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब वह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। यह एक त्रिपक्षीय संगठन है जो अपने कार्यकारी निकायों में सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। जब समाजशास्त्र में आप आलोचना करते हो मार्क्स के सिद्धांत की, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिल जाता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसी संस्थाएं हैं जो श्रमिकों और जो पूंजीपति वर्ग है और सरकार को एक प्लेटफॉर्म पे लाती है।
जो शोषण को शून्यतम करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें जो श्रमिक है, जो शोषित वर्ग है, उसकी चिंताएं ग्रहण करने के लिए मध्य स्तरीय संस्थाएं हमारे सामने हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसी, जो उनकी निराशा को, उनकी उत्तेजना को, उनके गुस्से को, क्रोध को शांत करने में और एक बड़ी क्रांति न कर पाने में या करने देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यही कारण है कि आज चाइना, रसिया जैसे देशों में भी आप देख सकते हो जो साम्यवादी देश हैं, पूरी तरह से साम्यवादी नहीं हैं, वहाँ सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाजवादी तो हैं, साम्यवादी नहीं है। अपने आप को साम्यवादी कहते हैं, लेकिन साम्यवादी समाज वहाँ होता है जहाँ सरकार ही ना हो, तो वहाँ सरकारें हैं, सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी हैं। वहीं पूंजीवादी समाज, चाहे यूरोपीय समाज हो, अमेरिका हो, कहीं कहीं भारत भी, हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पूंजीपति वर्ग का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है जितना श्रमिक वर्ग का, शोषित वर्ग का ध्यान दिया जाता है। और ये पूरा प्रयास किया जाता है सरकारों के द्वारा कि कहीं भी श्रमिकों का शोषण न हो। तो इसलिए जो मार्क्स ने सिद्धांत दिया था कि पूंजीपति वर्ग हमेशा श्रमिकों का शोषण करेगा, पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो शोषण पर आधारित व्यवस्था है, ये वर्ग संघर्ष को बाद में युद्ध में तब्दील कर देते हैं और एक समाजवाद और फिर उसके बाद समाजवाद का दूसरा चरण जिसको साम्यवाद कहते हैं, जहाँ पर समानता होगी, सब संसाधनों का आपस में बंटवारा कर लेंगे, वो न तो व्यवहारिक रूप से संभव है और न तो सरकार की भूमिका अगर समाप्त हो जाएगी तो अराजकता चरम सीमा पर पहुँच सकती है। तो इसलिए सरकार की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है किसी भी राज्य को चलाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जब भी आएगा तो आप इस तरह से विश्लेषण, मतलब जब भी आप समाजशास्त्र या कहीं भी लिख रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो थोड़ा सा फीडबैक में जा कर के कि क्या क्या कार्य रहे हैं, कुछ जैसे कि इनकी कोई अगर रिपोर्ट आती हो, इनके द्वारा किए गए कुछ निर्णय हों, चलाए गए कुछ कार्यक्रम हों, उनको आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है। तो भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य ध्यान रखेगा, इसमें आईएलओ में कुल 187 सदस्य हैं। वर्ष 2020 में भारत ने आईएलओ के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। मुख्यालय आईएलओ का कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। पुरस्कार, वर्ष 1969 में आईएलओ को राष्ट्रों के बीच भाईचारे और शांति के संदेश को बढ़ावा देने, श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य एवं न्याय प्रणाली स्थापित करने और अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू की 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं। किसने? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू की 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा में, कहाँ प्रयागराज और बांदा में 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। संयंत्रों से सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक उत्पादन की उम्मीद है। इन 2 परियोजनाओं के लिए TPREL और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के बीच बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। भारत रूस की नौसेनाओं ने अरब सागर में किया पासिंग एक्सरसाइज। तो भारत और रूस की नौसेनाओं ने अरब सागर में पासिंग अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि ने रूसी नौसेना के विध्वंसक एडमिरल ट्रिब्यूट्स के साथ अभ्यास किया। पासिंग अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है इसमें भाग लेने वाली 2 नौसेनाएं किसी भी आपदा या युद्ध के समय में सुचारू रूप से समन्वय तथा संवाद करने में सक्षम हों। साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक MK प्रसाद का निधन। पूछ सकता है किससे संबंधित है MK प्रसाद? तो केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को विनाश से बचाने के लिए जमीनी स्तर के आंदोलन में वह एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने लोकप्रिय विज्ञान आंदोलन केरल शास्त्र साहित्य परिषद का भी नेतृत्व किया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सारी जानकारी देख लेते हैं। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है।
भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई इस द्विवार्षिक रिपोर्ट में देश के वन संसाधनों का आकलन किया गया है। चलिए इसको हम अलग से वीडियो में आपको दे देते हैं, ठीक है, या चलिए देख लेते हैं, इसका सूक्ष्म संस्करण देख लेते हैं। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। एक अलग वीडियो इसका हम भारतीय वन सर्वेक्षण का बनाएंगे ताकि अगले 2 वर्षों तक परीक्षा आपकी एकदम तैयार रहे, एकदम एक एक चीज़ जो भी इस रिपोर्ट में रही है इसका सूक्ष्म संस्करण एक बार देख लेते हैं इसमें। तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना हो गया है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। वहीं वनावरण क्षेत्र कितना है? 21.71%, लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और कुल वृक्षावरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज में जोड़ेंगे तो 21.71% वनावरण क्षेत्र, 2.91% वृक्षावरण क्षेत्र, दोनों को जोड़ेंगे तो 24.62% क्षेत्र ये हो जाएगा। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? 1540 वर्ग किलोमीटर। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? 721 वर्ग किलोमीटर। वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई? 2261 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो 4 राज्य हैं टॉप के, तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, फिर तेलंगाना में, उसके बाद उड़ीसा में। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य अक्सर पूछता है, तो मिजोरम में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है 84.53%। अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76% और मणिपुर में 74.34%। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य है जहां पर 80% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र है, तो वह है मिजोरम, एकमात्र राज्य। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है, ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वन क्षेत्रों में। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, सबसे ज़्यादा वृद्धि उड़ीसा में दर्ज की गई 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र फिर दूसरे स्थान पर, तीसरे पे कर्नाटक। 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन है, तो ध्यान रखिएगा 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए उनके क्षेत्रफल का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन पाए गए हैं। तो ये था आज जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे और बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। वन स्थिति रिपोर्ट की विस्तृत रिपोर्ट यूपी का शामिल करते हुए, अन्य राज्यों से तुलना करते हुए हम अलग वीडियो बनाएंगे ताकि 2 वर्ष तक आपका वो वीडियो काम आए। लघु व्यवसाय ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने MSME व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई के साथ हाथ मिलाया है? तो विकल्प सी सही है, गूगल पे के साथ हाथ मिलाया है, ठीक है। स्मारकी राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज एक भव्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कहाँ रखा गया था? तो ये जैसलमेर में रखा गया था, सेना दिवस के अवसर पर भारत पाकिस्तान की सीमा पर। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी 2022 को सप्ताह अंत में, पहले सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 632.736 अरब डॉलर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी 2022 को सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 878 डॉलर मिलियन घट करके कितना हो गया? 632.736 बिलियन डॉलर हो गया है। तो घट गया है, कितना घटा है? 878 मिलियन डॉलर घट गया, मिलियन डॉलर घटा है। और ये कितना हो गया है? 632.736 बिलियन US डॉलर। ये बिलियन है, वो मिलियन है, कंफ्यूज मत होइएगा। किस रक्षा संगठन ने सेना दिवस पर अपने कर्मियों के लिए एक हल्की और अधिक जलवायु के अनुकूल लड़ाकू वर्दी की शुरुआत की?
आपने देखा ये चर्चा में भी रही होगी, तो भारतीय सेना ने, थल सेना ने ये शुरुआत की है। किस देश ने 2 ट्रेन जनित निर्देशित मिसाइलों को दागने की घोषणा की है? तो उत्तर कोरिया ने घोषणा की है कि उसकी रेलवे आधारित मिसाइल रेजिमेंट ने पूर्वी सागर में एक निर्धारित लक्ष्य को मारते हुए 2 सामरिक निर्देशित मिसाइलों के साथ एक फायरिंग ड्रिल का आयोजन किया है। हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो HDFC बैंक को व्हाट्सएप चैट बॉट पर 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम दुनिया का एकमात्र नगर निगम बन गया है? तो वो है BMC, बृहत मुंबई नगर निगम दुनिया का एकमात्र नगर निगम बन गया है दुनिया का, जिसके पास व्हाट्सएप चैटबॉट पर 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाएं हैं, जो शहर में नागरिकों, पर्यटकों और व्यवसायों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू किया? देखिए सारे प्रश्न आपके देखे हुए हैं, परीक्षा खबरी देखते जाइए, MCQ सॉल्व करते जाइए, आपकी तैयारी संपूर्णता में रहेगी। PDF आप लोगों को जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करवा ही दे रहा हूँ डेली का। तो मणिपुर में दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? तो यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव ने विशेषज्ञों को दरवाजा गैस क्रेटर में लगी आग को बुझाने का तरीका खोजने का आदेश दिया है। इसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है। खबरों में रहे भरत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हैं? तो शतरंज के खेल से जुड़े हैं, 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाएगी? पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, तो ये केरल में आयोजित की जा रही है 2023 में। भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि की ऋण सहायता दी गई है ताकि द्वीप राष्ट्र को अपने विदेशी भंडार में कमी को दूर करने में मदद मिल सके? तो 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। तो भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।